हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं यादवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं करंट अफेयर्स के डेली डोज में मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन पर। आज के डेली डोज में हमारी डेट है 25 अगस्त 2022। चलिए देखते हैं कि 25 अगस्त में क्या क्या खबरें हैं आपके लिए। तो शुरुआत होती है भैया डिफेंस फील्ड से। खबर क्या है, आइए पढ़ते हैं। तो खबर यह है कि डिफेंस फोर्सेस टू बाय इमरजेंसी वेपन्स। मैं आपको बता दूं कि सरकार ने यह परमिशन दे के रखी है कि आपात स्थिति में या इमरजेंसी में 500 करोड़ तक की खरीद जो है वो डिफेंस डिपार्टमेंट या हमारा जो रक्षा बल है या आर्मी जो है वो कर सकती है। क्लियर है? तो गवर्नमेंट ग्रांट परमिशन टू डिफेंस फोर्सेस टू बाय इमरजेंसी वेपन्स थ्रू मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया के तहत गवर्नमेंट जो है वो इमरजेंसी आपातकालीन हथियार खरीदने की अनुमति जो है सरकार ने दी है। ठीक है, अब आपको बता दें, दिस डिसीजन वॉज टेकन इन अ मीटिंग ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री विच वॉज हेडेड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। ये जो फैसला है राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया कि भैया फिर से जो है इमरजेंसी प्रोक्यूरमेंट के तहत, मतलब आपातकालीन खरीद के तहत कुछ हथियार खरीदे जाएंगे। हालांकि कौन से हथियार खरीदे जाएंगे ये आपको पता लगेगा, क्योंकि पहले से नहीं बताती ना सेना कि क्या खरीदा गया। जब खरीदने के बाद फिर बताया जाएगा। लेकिन आपको यह जरूर बता देते हैं कि इससे पहले कौन कौन से हथियार खरीदे गए। सो इक्विपमेंट विच हैव बीन परचेज थ्रू इमरजेंसी प्रोक्यूरमेंट, मतलब कि आपात खरीद के माध्यम से क्या क्या जो है वो खरीदा गया है। तो सबसे पहले ये हेरोन नाम का अनमैन्ड एरियल व्हीकल, मतलब कि ये जो है ड्रोन विमान खरीदे गए हैं। आपको पता है ड्रोन आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, है ना। ड्रोन्स ने तो पलट के रख दिया है यूक्रेन और रशिया कि जो युद्ध का जो हालात है ना वो एकदम ही तस्वीर ही बदल के रख दिया। यूक्रेन ने डटकर सामना किया है ड्रोन की मदद से। तो भारत ने भी जो है ड्रोन खरीदा था, है ना, और उसकी वजह भी मैं अभी आपको बताऊंगा। हालांकि आपसे पूछा जाए कि भैया ये ड्रोन हमने कहां से खरीदा, हेरोन नाम का, तो इजराइल से जो है ड्रोन खरीदा है, नाम है हेरोन। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरी बात, 6 ऑयर असॉल्ट राइफल जो है ये भी हमने जो है वो छोटे साइज की जो राइफल है वो भी खरीदी। और ये कहां से खरीदी, तो भैया यूएसए से खरीदी 6 ऑयर असॉल्ट राइफल। ठीक है, उसके बाद फिर हमने हैमर मिसाइल भी खरीदी। हैमर मिसाइल कहां से खरीदी, तो फ्रांस से खरीदी। अब आप बोलेंगे हैमर मिसाइल क्या होती है, तो भैया बंकरों को नष्ट करने के लिए होती है ना। तो हमने हैमर मिसाइल खरीदी, 6 ऑयर असॉल्ट राइफल खरीदी, है ना। हमने जो है एरियल व्हीकल मतलब कि ड्रोन खरीदा हेरोन नाम का, वो कहां से खरीदा, इजराइल से खरीदा। ये सब इमरजेंसी प्रोक्यूरमेंट, मतलब ये कि तुरंत खरीदे गए हैं, पहले से कोई प्लानिंग नहीं है, जरूरत पड़ी तो खरीद लिए। और 500 करोड़ रुपए तक की ऐसी खरीद जो है वो सेना कर सकती है। अच्छा, आपको एक और बात बता दूं कि बेसिकली जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि द aerial vehicles have now been deployed for surveillance in Ladakh as well as in northeast for keeping an eye on Chinese activities. आप समझिए कि भैया चाइना की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए लद्दाख और उत्तर पूर्व में जो है ड्रोन तैनात किए गए थे, क्योंकि चाइना की तो आदत है जासूसी करते रहने की। तो कहीं ना कहीं हमें भी जो है नजर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको तो पता है सनी देओल जी ने कहा है क्या, नजर दुश्मन पे रहे। तो भैया यहां पर भी दुश्मन पर नजर रखने के लिए जो है ये ड्रोन्स और ये हथियार वगैरह ये सब जो है वो खरीदे गए हैं। तो अब दोबारा जो है सरकार ऐसी ही परचेस करने वाली है। हालांकि मैंने आपको बता दिया कहां कहां से हमने क्या क्या खरीदा इमरजेंसी प्रोक्यूरमेंट के तहत, जो एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या 3 चीजें याद रखनी है। पहली बात, हमने हेरोन नाम का ड्रोन खरीदा है, कहां से, इजराइल से। क्लियर है? उसके बाद फिर हमने 6 ऑयर नाम की जो है ये 6 ऑयर नाम की असॉल्ट राइफल खरीदी है, वो कहां से खरीदी, अमेरिका से। और हैमर मिसाइल जो हमने खरीदी वो कहां से खरीदी, फ्रांस से। बंकरों को नष्ट करने के लिए, जमीन के अंदर जो बंकर बना के जो है आतंकवादी रहते हैं या दुश्मन रहता है, वो कंक्रीट के बने होते हैं कई बार, तो उन बंकरों को नष्ट करने के लिए हैमर मिसाइल जो है वो हमने कहां से ली है, फ्रांस से ली है। ओके,
अगली खबर पर आते हैं भाई साहब, इंडियाज फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी टू मॉनिटर स्पेस। मतलब ये कि अंतरिक्ष पर नजर रखने के लिए इंडिया की पहली ऑब्जर्वेटरी, जिसे वेधशाला भी बोलते हैं या आप दूरबीन कह सकते हो भाई साहब, ये जो है वो कहां पर स्टैब्लिश की गई अंतरिक्ष पर नजर रखने के लिए इंडिया फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी? तो ये उत्तराखंड में जो है, आपको याद रख लेना, उत्तराखंड में स्टैब्लिश की गई है। और ये किसने जो है वो बनाई है? तो ये है दिगंतरा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, दिगंतारा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है, स्पेस सेक्टर स्टार्टअप है। और ये कहां पर है आपको बता दूं, बेंगलुरु में है। याद रख लो बच्चों, ये पूछा जाएगा कि भैया दिगंतारा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड जो है ये कहां है, तो आप बताएंगे बेंगलुरु में है। और ये हमारा का स्पेस स्टार्टअप है जिसे लाइसेंस दिया है अभी सरकार ने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर बताएं तो ये पहली ऑब्जर्वेटरी है और आपको याद क्या रखना है, गढ़वाल में। अब गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट जो है कहां पर है, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में दिगंतारा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने जो है क्या किया है, इंडिया की पहली स्पेस ऑब्जर्वेटरी, मतलब अंतरिक्ष पर नजर रखने वाली जो ऑब्जर्वेटरी है, दूरबीन जो है वो स्थापित की है। पर अब हम इस दूरबीन से क्या करेंगे, तो देखते हैं भैया इस दूरबीन से हम क्या करेंगे। Observatory will help India track any activity in space, including that of space debris. Space debris मतलब स्पेस में जो मलबा रहता है, मतलब ये कि छोटे छोटे या ये कह लें कि एस्टेरॉइड्स हैं, जब आपस में टकराते हैं तो और मलबा निकलता है, बड़े बड़े पत्थर हैं जो अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। तो ये जो स्पेस डेब्रीज है उन पर नजर रखने के लिए पता चला कि भैया ताजमहल से आकर एक बड़ा सा पत्थर टकरा गया, है ना, अंतरिक्ष में कहीं उड़ रहा था और पृथ्वी पर आया और ताजमहल से टकरा गया, है ना। तो भैया इस सब पर नजर रखने की जरूरत होती है ना, उसे आसमान में ही नष्ट किया जा सकता है, इतनी क्षमता है आजकल तकनीक में, बस नजर होनी चाहिए। तो भैया नजर हमारी बनी रहे, इसलिए एक और जो है वो हमने ये शुरुआत की है, ये स्पेस ऑब्जर्वेटरी, मतलब कि अंतरिक्ष पर नजर रखने के लिए गढ़वाल में उत्तराखंड में ये ऑब्जर्वेटरी हमने लगाई है ना। और दूसरी बात ये है कि इसके साथ साथ जो है ऊपर हमारे जो है क्या है, ऊपर ईश्वर है नहीं, ऊपर जो है चाइनीज सैटेलाइट घूमते रहते हैं, कई बार अमेरिकन सैटेलाइट घूमते रहते हैं और हम पर नजर रखते रहते हैं कि देश में क्या चल रहा है। भैया हम अपने देश में जासूसी होने से रोकने के लिए हम चाहें तो यहीं से उस सैटेलाइट को उड़ा सकते हैं। अब ऐसी भी व्यवस्था हमारे पास है, क्लियर है कि भैया हम दुश्मन के सैटेलाइट्स को भी नष्ट कर सकते हैं अगर हमारी जासूसी करेगा या हमारे ऊपर मंडराएगा। तो उसको नजर रखने के लिए भी क्या है भैया, ये स्पेस ऑब्जर्वेटरी स्टैब्लिश की गई है। आप जगह याद कीजिएगा, कहां पर, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, और कहां पर, उत्तराखंड में। और किसने किया, दिगंतारा स्पेस रिसर्च एंड प्राइवेट लिमिटेड ने, ठीक है। ये है दिगंतारा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, सही नाम है इसका, आप याद रखेंगे। और कहां पर है वो, बेंगलुरु में है। अब यहां पर बोला गया कि भैया चाइनीज सैटेलाइट्स आर सीन ओवर वन पर्टिकुलर रीजन ऑफ इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम। चाइना के जो उपग्रह हैं वो काफी लंबे समय से एक विशेष स्थान पर मंडराते हुए दिख रहे हैं। हैविंग इंडिजिनियस कैपेबिलिटी टू मॉनिटर सच एक्टिविटीज, मतलब यह कि इन सब चाइनीज एक्टिविटीज या गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अगर हमारे पास स्वदेशी कोई तकनीक है, क्लियर है, और अमेरिका जैसे या जो है नॉट बीइंग डिपेंडेंट ऑन अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट, है ना, तो अगर ऐसा कुछ हमारे पास है कि हम अमेरिका पर निर्भर भी नहीं है और स्वदेशी तकनीक के जरिए हम चाइना की एक्टिविटीज पर नजर रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक हमारे लिए सकारात्मक या पॉजिटिव पॉइंट है, प्लस पॉइंट है। तो ये भारत के लिए एक प्लस है भैया। क्या क्या, कि हम जो है वो गतिविधियों पर नजर रख पा रहे हैं, हम जो है वो निर्भर नहीं है, किस पर निर्भर नहीं है, अमेरिका पर निर्भर नहीं हो रहा है इसके लिए, ठीक है। और दूसरी बात यह कि हमारे पास इसकी खुद की स्वदेशी, मतलब अपनी खुद की स्वदेशी क्षमता है, यह भी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। तो अच्छी बात है, वेरी गुड। अगली जो खबर है मित्रों वो क्या है खबर, तो इंडियन रेमिटेंस या इंडियंस रेमिटेड 6 बिलियन इन
Q1 फाइनेंशियल ईयर 2023। ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 22-23 चल रहा है, उसे FY23 भी आप लिख सकते हो। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर मतलब अप्रैल, मई और जून, है ना भैया, सिंपल सी बात है। क्वार्टर मतलब 1/4 हिस्सा, तो 4 हिस्सों में अगर किसी वर्ष को बांटे तो अप्रैल, मई, जून फर्स्ट क्वार्टर हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर दूसरा क्वार्टर हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तीसरा क्वार्टर हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च चौथा क्वार्टर हो गया। तो Q1 मतलब फर्स्ट क्वार्टर में क्या हुआ है, भारतीयों ने $6 बिलियन जो है वो विदेशों में भेजा है, ट्रांसफर किया है। भारतीयों ने $6 बिलियन विदेश भेज दिया। भैया क्यों भेजा है, तो उसका पर्पस देख लो या उद्देश्य देख लो, कारण देख लो। आउटवर्ड रिमिटेंस अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज लिबरलाइज्ड रिमिटेंस स्कीम, है ना, LRS आपसे एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाएगा। अगर आप IBPS या IBPS RRB के कोई एग्जाम देंगे तो आपसे पूछ सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की LRS स्कीम क्या है, तो आप बताएंगे लिबरलाइज्ड रिमिटेंस स्कीम, मतलब उदारीकृत पैसा ट्रांसफर करने की योजना, है ना, या उदारीकृत प्रेषण करने की योजना के तहत मेड अ स्ट्रॉन्ग कमबैक इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023। मतलब ये कि वित्त वर्ष 2023 के पहले क्वार्टर मतलब कौन सा हो गया भैया, अप्रैल से मई और जून, अप्रैल टू जून, ये हो गया फर्स्ट क्वार्टर। अब ये जो फर्स्ट क्वार्टर है कौन से फाइनेंशियल ईयर का है, फाइनेंशियल ईयर 23, क्योंकि ये जो है समाप्त कब होगा ईयर, ये 31 मार्च 2023 में होगा, तो इसको फाइनेंशियल ईयर 2023 के नाम से जाना जाता है। तो भैया ये फर्स्ट क्वार्टर है अप्रैल टू जून, उसमें हमारा रेमिटेंस कितना हो गया, $6 बिलियन ऐसा कहा गया है। और हमने जोरदार वापसी की, इंडियंस इंक्रीज्ड स्पेंडिंग ऑन इंटरनेशनल ट्रेवल। अच्छा, अब यहां पर हमने खर्च किस पे किया, पहली बात तो इंटरनेशनल ट्रेवल, मतलब ये कि हम विदेशों में घूमने जा रहे हैं उसके लिए पैसा ट्रांसफर किया। दूसरी बात, मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव, हमारे कुछ रिलेटिव हैं जो विदेश में रहते हैं, उनको भी हमने पैसा ट्रांसफर किया। मतलब सोचिए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहां जो लोग हमारे रहते हैं हम उनसे अपने खर्चे का पैसा मंगाते, हम उनकी मदद भी करते हैं, अपना पैसा भी भेजते हैं यहां से। और दूसरी बात, गिफ्ट, उपहार वगैरह अपनों को भेजने के लिए, तो घूमने के लिए, अपनों का ध्यान रखने के लिए और उपहार देने के लिए हमने $6 बिलियन जो है विदेशों में ट्रांसफर किए हैं। तो कहीं ना कहीं ये खर्च जो है वो हमारा बड़ा है पहले क्वार्टर में, है ना। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड आगे क्या चर्चा हो रही है। तो भैया चर्चा ये है, द लेटेस्ट डेटा फॉर Q1 फाइनेंशियल ईयर 2023 रिलीज्ड बाय RBI shows that remittance by Indians under scheme jumped by 64.75%। मतलब ये कि इस स्कीम के तहत, मतलब लिबरलाइज्ड, है ना, रेमिटेंस स्कीम के तहत, मतलब LRS स्कीम के तहत, उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत भारतीयों ने जो विदेश में पैसा भेजा है उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है, 64% की बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि आपको बता दूं कि फाइनेंशियल ईयर 2023 के Q1 की तुलना में फाइनेंशियल ईयर 2022 के Q1, मतलब पिछले साल अप्रैल से जून के टाइम पर $3.63 बिलियन का जो है हमने विदेशी प्रेषण किया था, मतलब विदेश में पैसा भेजा था घूमने के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, गिफ्ट पर्पस से, उनका ध्यान रखने के पर्पस से हमने $3.6 बिलियन खर्च किया था। लेकिन अब हमने कितना किया है, $6.04 बिलियन। तो कहीं ना कहीं विदेशों में भारत की ये भागीदारी है, जो हम पैसा ये भेज रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्लियर है, तो आप याद रखेंगे $6.04 बिलियन हमारा फर्स्ट क्वार्टर का जो है रेमिटेंस रहा, इंडियन रेमिटेंस इन फॉरेन कंट्रीज, है ना। ओके, है ना, देख लिए हिंदी में भी आप देखो 64% बढ़ गया है। पिछले साल कितना था, $3.67 बिलियन, और अब कितना हो गया है, $6.04 बिलियन। तो आप ये जो है याद रखो, $6.04 बिलियन, परसेंट कितना बढ़ गया, 64.75% की बढ़ोतरी हुई है। ओके, तो भैया द स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन Feb 2004। ये जो स्कीम है ना, ये लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम जिसे बोलते हैं
LRS स्कीम जिसे बोलते हैं LRS। तो ये LRS शुरू कब हुई थी? लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम 4 फरवरी 2004। उस समय भारत के प्रत्येक व्यक्ति को छूट मिली कि वो विदेशों में $25,000 तक ट्रांसफर कर सकता है, वो भी विदेशी करेंसी में। तो अब $25,000 तक ट्रांसफर कर सकता है। योजना 2004 में शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे ये छूट बढ़ती गई और आज की स्थिति में आपको बता दूं कि 2004 में जो योजना शुरू हुई थी, अकॉर्डिंग टू द स्कीम इंट्रोड्यूस्ड इन 2004, ऑल रेसिडेंट इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग माइनर्स, मतलब ये कि जितने भी रेसिडेंट इंडिविजुअल्स हैं, व्यक्ति हैं, हमारे यहां रहने वाले लोग हैं, और दूसरी बात नाबालिग जो लोग हैं इंक्लूडिंग माइनर्स, आर अलाउड टू फ्रीली रिमिट अप टू $2.5 लाख, मतलब कि $2.5 लाख जो है हमारे यहां का व्यक्ति या नाबालिग या बालिग जो भी है वो एक फाइनेंशियल ईयर में $2.5 लाख तक भेज सकते हैं, है ना। अब आप समझ लीजिए 2.5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 80, है ना, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो भैया ये हो जाएगा करीब मेरे हिसाब से आपका 2,40,00,000 के आसपास, है ना। इतना जो है वो पैसा भेजा जा सकता है एक साल में। एक साल में एक व्यक्ति इतना पैसा जो है वो भेज सकता है, $2.5 लाख। 2.5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 80, है ना। तो अब 80 से मल्टीप्लाइड किया वही 2.5 का, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो गया 1,60,00,000, है ना। उसके बाद फिर 0.5 से मल्टीप्लाई करते तो आ जाता है कितना? 40 लाख। तो 40 लाख और 1,60,00,000 मतलब 2 करोड़ हो गया भाई। ये तो 2 करोड़ है, तो 2 करोड़ रुपए तक एक साल में ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। तो जहां पहले $25,000 था, अब कितना हो गया है? $2.5 लाख, मतलब साल भर में 2 करोड़ रुपए तक विदेशों में भेजे जा सकते हैं इस योजना के तहत। और इसी वजह से जो है ये बूस्ट आया है और लगभग हमने कितना $6 बिलियन, $6.04 बिलियन जो है पहले ही क्वार्टर में भेज दिया। और यही एवरेज अगर बना रहे, लगभग मान लो 5 भी बना रहे, तो साल भर में हम जो है $20 बिलियन पैसा जो है लगभग भेज देंगे विदेशों में। ओके दोस्तों, अगली खबर जो है वो मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम स्कीम, मतलब यंत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र योजना। यंत्रीकृत मतलब इक्विपमेंट्स के साथ स्वच्छता पारिस्थितिकी, मतलब ये कि स्वच्छता बनाए रखने के लिए यंत्रों का तंत्र बनाने की योजना। मतलब ये कि ज्यादा से ज्यादा सफाई के इक्विपमेंट्स जुटाने की योजना, क्योंकि सफाई कर्मचारियों का हाल जो है भारत में और पूरी दुनिया में जो है कुछ इस तरह से है। तो भैया इसे जो है वो सुधारने के लिए द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मतलब कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, क्लियर है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है, इसके मंत्री कौन है? वीरेंद्र कुमार, आप याद रखेंगे वीरेंद्र कुमार भाई साहब, है ना, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर। अच्छा, उसके बाद फिर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मतलब कि आवास और शहरी मामलों के मंत्री जो है, मंत्रालय के मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। तो ये देख लीजिए हरदीप सिंह पुरी। तो सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री और अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री, दोनों ने मिलकर एक संयुक्त योजना शुरू की है और योजना का नाम है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनिज्म सैनिटेशन इकोसिस्टम। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनिज्म सैनिटेशन इकोसिस्टम। तो अब भैया इसका फुल फॉर्म फटाफट जल्दी से मेरे साथ साथ ही आप याद कर लो कि नेशनल मैकेनिज्म सैनिटेशन नेशनल एक्शन फॉर मैकेनिज्म सैनिटेशन इकोसिस्टम। अब आप इसको 2 पार्ट्स में याद कर सकते हो, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनिज्म, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनिज्म सैनिटेशन इकोसिस्टम। अगर इसका एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म बनाए तो वो बनता है नमस्ते। क्या बनता है? नमस्ते। तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया नमस्ते जो योजना है ये किससे संबंधित है, तो आप बोलोगे कि भैया ये सफाई कर्मचारियों के जो है वो कार्य करने को यंत्रीकृत करने की एक योजना है, इक्विपमेंट्स उन्हें प्रोवाइड करने की योजना है, रिसोर्सेज अच्छे जो है प्रोवाइड करने की, और दूसरी बात सफाई कर्मचारी और जो क्लीनिंग स्टाफ है उसकी हालत सुधारने, उसकी अवस्था जो है सुधारने की एक योजना है नमस्ते। नमस्ते का फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनिज्म, है ना, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनिज्म सैनिटेशन इकोसिस्टम। मैकेनिज्म हो गया MA,
सैनिटेशन हो गया एसटी, और ई हो गया इकोसिस्टम, और ये हो गया नेशनल एक्शन फॉर मैकेनिज्म सैनिटेशन इकोसिस्टम। ये आप फुल फॉर्म याद रखेंगे, है ना। और जो दो मंत्रालय इसमें शामिल है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ताकि सामाजिक रूप से इन्हें न्याय मिले, और दूसरी बात हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मतलब कि शहरों के जो मंत्री जो इन शहरों में रहने वाले कर्मचारियों का ध्यान रखना चाहते हैं। तो नमस्ते योजना इनके लिए शुरू की गई है। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनिज्म सैनिटेशन इकोसिस्टम नमस्ते एम्स टू वर्क इन अर्बन इंडिया फॉर द सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ सैनिटेशन वर्कर। देखिए सिंपल सी बात है, नमस्ते योजना जो है किसके लिए है, ध्यान रखो, सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ सैनिटेशन वर्कर। मतलब ये कि इसका उद्देश्य जो है शहरी भारत में सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए काम करना। शहरी भारत में सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए काम करना जो है उद्देश्य है किस योजना का, नमस्ते योजना का। आप याद रखेंगे, बहुत ही अच्छी योजना है, क्योंकि आपको पता होगा कि कई सारे कर्मचारी सुरक्षा उपकरणों के अभाव में या उपकरणों के अभाव में अपनी जान गंवा देते हैं। एक बड़े से मेन होल में, नाले के मेन होल में, चैम्बर में जब अंदर जाना होता है तो कंडीशन जो है कुछ इस तरह से होती है, कई बार ये साधन परिपूर्ण नहीं होते, और दूसरी बार कई बार हालत ये भी होती है कि खुद उतरना होता है, और इसमें ऐसी बहुत सारी गैसेस होती हैं जो कि इंसान के लिए जानलेवा हो सकती हैं और उनकी मौत भी हो जाती है। तो इनके इस सुधार के लिए जो है कौन सी योजना लाई गई है, आप याद रखेंगे, मैं बता रहा हूं, नमस्ते, है ना। नमस्ते योजना जो है इन्हीं सरकार सफाई कर्मचारियों के उत्थान से लेकर संबंधित है। ओहो, तिरंगा, हर घर तिरंगा, है ना। इस बार तो सब जगह तिरंगा तिरंगा ही दिख रहा है भैया। तो आप देखिए, इंडिया रैंक्ड 3rd एट IOAA, देखिए इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। पहले तो फुल फॉर्म याद रख लीजिए, इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, मतलब यह कि खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी का अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड। खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी का अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड में पदक तालिका में जो है 3रा स्थान भारत ने हासिल किया है। ये 15वां ओलंपियाड हुआ था, है ना, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स का 15वां ओलंपियाड, जिसमें इंडिया ने कौन सा स्थान हासिल किया, 3रा स्थान हासिल किया। अच्छा, आपको बता दें कि हमें जो है टोटल 5 पदक मिले हैं। इंडिया को जो है टोटल कितने मिले हैं, 5। इंडिया वॉन 5 मेडल्स, 5 जो है वो हमें मेडल मिले हैं। और ये जो 5 मेडल मिले, इसके साथ ही हम सिंगापुर के साथ संयुक्त रूप से 3रे स्थान पर हैं। सिंगापुर के साथ कौन, भारत। भारत भी 3रे पर है और सिंगापुर भी जो है वो 3रे नंबर पर है, आप याद रखेंगे संयुक्त रूप से। अच्छा, और जो आयोजन है उसका नाम क्या है, इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, ये कौन से नंबर का हुआ, 15वें नंबर का हुआ। अच्छा, लेकिन जब हम 3रे पे हैं, सिंगापुर 3रे पे है, तो भैया दूसरे और पहले पर कौन है। तो आपको बता दूं दोस्तों कि इन द मेडल टैली इंडिया वाज प्लेस्ड ज्वाइंटली इन द 3rd पोजीशन अलोंग विद सिंगापुर बिहाइंड ईरान ऑफिशियल टीम, है ना। जो ईरान की ऑफिशियल टीम है जिसने 5 गोल्ड जीते हैं, तो ईरान जो है वो बना नंबर 1, आप याद रखेंगे। ईरान जो है एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी में नंबर 1 पे रहा ओलंपियाड में, ईरान नंबर 1। और दूसरी पोजीशन पर जो रहा वो है गेस्ट टीम, सॉरी, ईरान रही। और एक और जो टीम है वो बेसिकली 4 गोल्ड जो जिसने जीते हैं वो दूसरे नंबर पे रही, और वो है जो है आपका बुल्गारिया सोफिया, है ना। मुझे लिखना चाहिए यहां पर होस्ट टीम लिखना चाहिए था। देखिए आपको बता देता हूं मैं, ये 15th इंटरनेशनल ओलंपियाड एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स 2022 वाज हेल्ड इन कुटेसी जॉर्जिया। कहां पर आयोजित हुआ, ये जॉर्जिया कुटेसी में आयोजित हुआ, ठीक है। और आपसे पूछेंगे कब से कब तक, तो 14 से 21 अगस्त तक हुआ। और भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया,
तो भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया संयुक्त रूप से किसके साथ में, सिंगापुर के साथ में। पहले नंबर पे कौन रहा, ईरान, ये आप याद रखेंगे। और आयोजन कहां पर हुआ, जॉर्जिया में ये आयोजन हुआ। जॉर्जिया के कौन से शहर में, कुटेसी में। कुटेसी कहां पर है, जॉर्जिया में, लेकिन जॉर्जिया की कैपिटल क्या है, तिब्लिसी, आप याद रखेंगे। अच्छा, जो आयोजन हुआ उसका नाम क्या है, इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। हमने टोटल कितने मेडल जीते, 5। हुआ कहां, जॉर्जिया, कुटेसी। ओके, वेदर वुमेन ऑफ इंडिया अन्ना मणि जी, ये हैं भारत की मौसम महिला। अन्ना मणि जी काफी सम्मान प्राप्त और विश्व विख्यात जो है वो वैज्ञानिक रही भारत की। अन्ना मणि, नोन एज द वेदर वुमेन ऑफ इंडिया, वॉज एन इंडियन फिजिसिस्ट, इंडियाज वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट। मतलब अन्ना मणि, जिन्हें भारत की वेदर वुमेन कहा जाता है, इस नाम से जाना जाता है, एक भारतीय भौतिक विज्ञानी और भारत की सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक थी, है ना। अन्ना मणि डिड रिसर्च, रॉट मल्टीपल पब्लिकेशंस। अन्ना मणि ने बहुत सारे प्रकाशंस और शोध लिखे हैं, रिसर्च लिखी है, ठीक है। एंड मेड एडवांस टू देयर द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंटेशन बाय मेजरिंग सोलर रेडिएशन। मतलब ये कि इन्होंने जो है वो अगर बात करें तो जो मौसम विज्ञान संबंधित उपकरण है के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रगति की इनकी कारण हमारे देश ने, मौसम विज्ञान संबंधी उपकरण, है ना, जिसमें इन्होंने जो है बेसिकली क्या क्या किया, तो अन्ना मणि ने शोध किया, कई प्रकाशन लिखे और सौर विकिरण मतलब कि सोलर रेडिएशन, ओजोन लेयर का अध्ययन और पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी को नापने के जो है कई सारे इक्विपमेंट्स जो है इन्होंने तैयार किए। तो कहने का मतलब ये है कि इनके बनाए गए इक्विपमेंट से हम सोलर एनर्जी का जो है के बारे में या सोलर रेडिएशन के बारे में पता कर सकते हैं। दूसरा, ओजोन लेयर को कितना नुकसान पहुंच रहा है उस पर बात कर सकते हैं, उसको पता कर सकते हो। दूसरा, विंड एनर्जी के कैलकुलेशंस भी जो है इनके बनाए गए इक्विपमेंट से किया जा सकता है। इस वजह से अन्ना मणि जो है वो मौसम वैज्ञानिक के रूप में भारत में बहुत प्रचलित और फेमस है। अच्छा, बिकॉज ऑफ हर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन और टू द फील्ड ऑफ साइंस एंड रिसर्च, अन्ना मणि हैज अर्न्ड द टाइटल ऑफ वेदर वुमेन ऑफ इंडिया। मतलब ये कि विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण ही अन्ना मणि को क्या बोला गया, वेदर वुमेन ऑफ इंडिया। अब आप 100% मित्रों, दोस्तों, ये लिख सकते हैं कि आपके कोई एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ही कि वेदर वुमेन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है, तो आप बोलेंगे अन्ना मणि। अब इनका नाम आना निश्चित है। गूगल ने हाल ही में जो है अपने सर्च इंजन पर इनका डूडल बनाया था, वेदर वुमेन ऑफ इंडिया, है ना। अच्छा, अन्ना मोदैल मणि, है ना, या अन्ना एम मणि जो है was born in 1918 to a family of Syrian Christian, है ना, in पीरमड़े। मतलब ये कि केरल में एक जगह है, केरला में जगह है पीरमड़े, और पीरमड़े केरला में सीरियाई क्रिश्चियन परिवार जो एक रहता है, जहां पर 1918 में जन्म हुआ था। किसका, अन्ना मणि का जन्म हुआ था। आप याद रखेंगे कहां की रहने वाली थी, तो केरला की रहने वाली थी अन्ना पीरमणि। ओके, अब बात करते हैं सुपरस्टार, चेस सुपरस्टार इंडिया के। तो इंडिया के चेस सुपरस्टार भैया आर प्रज्ञानानंद। आर प्रज्ञानानंद भाई साहब, जिन्होंने तहलका मचा के रखा है, इतिहास बना दिया है। जस्ट एट द एज ऑफ 17, 17 साल की उम्र में छाया हुआ है ये बंदा, ठीक है। बेसिकली इंडियन चेस मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानानंद हैज डिफीटेड वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन। मतलब ये कि खबर ये है कि हरा दिया है प्रज्ञानानंद ने किसको, वर्ल्ड चैंपियन को, मैग्नस कार्लसन को, है ना। किसमें, FTX क्रिप्टो कप में। किसमें हराया है, FTX क्रिप्टो कप में हराया है, जो कहां पर हुआ, मियामी में हुआ है। ये एक इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप थी। इस 17 साल के लड़के ने वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया। आप सोचो कितनी बड़ी बात है। भारतीय शटलर मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानानंद ने एक अंतरराष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप मियामी में FTX क्रिप्टो कप में विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया। कितनी बड़ी बात है। प्रज्ञानानंद का विजयी रन जो है वो चीन के क्लोंग लीम ले के हाथों
5वें दौर में समाप्त हुआ, मतलब जो चीन के खिलाड़ी ने इन्हें हरा दिया। ठीक है, तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि चीन के खिलाड़ी से ये हारे, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन को जरूर जो है इन्होंने हरा दिया। तो आप याद रखेंगे भैया। अच्छा, एक और बात आपको बता दो इंपॉर्टेंट, कि ये जो प्रज्ञानानंद चेन्नई के रहने वाले भाई साहब जो है, इन्होंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार मैग्नस कार्लसन जो नॉर्वे के रहने वाले हैं उनको तीसरी बार हराया है। आप याद रखेंगे कहां पर? FTX क्रिप्टो कप मियामी में। FTX क्रिप्टो कप मियामी जो है वो चेस की चैंपियनशिप है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा बताइए? FTX क्रिप्टो कप जो है मियामी वो किससे संबंधित है? तो FTX क्रिप्टो कप जो है वो चेस से संबंधित है। प्रज्ञानानंद ने इसमें मैग्नस कार्लसन को हराया, वर्ल्ड चैंपियन को हराया। हालांकि 5वें दौर में उनका भी दौर जो है वो यहां पर चैलेंज समाप्त हो गया, वो भी हार गए चीन के खिलाड़ी से। चीन के खिलाड़ी का नाम था क्वांग लिम ले, क्वांग लिम ले, है ना। तो इन्होंने लीम लिया प्रज्ञानानंद को, लेकिन ये अपनी उम्र से बहुत अच्छा कर रहे हो, धीरे धीरे और ज्यादा अच्छा करेंगे। ऑल द बेस्ट प्रज्ञानानंद। प्रज्ञानानंद ने एक साल में तीसरी बार मैग्नस कार्लसन को हराया। इनकी जो पहली विक्ट्री थी, है ना, वो पहली विक्ट्री जो है वो आपको बता दूं तो वो थी भैया एयरथिंग्स मास्टर एंड ऑनलाइन रैपिड चेस टूर्नामेंट, है ना। ये ऑनलाइन रैपिड चेस टूर्नामेंट हुआ था एयरथिंग्स मास्टर, वो फैब 2021 में हुआ था, फरवरी 2021 में। तब तो ये भाई साहब 16 वर्ष के थे, 16 साल की उम्र में पहली बार मैग्नस कार्लसन को हराया। फिर उसके बाद सेकेंड विक्ट्री जो है वो चेजेबल मास्टर्स जो था। अब चेजेबल मास्टर्स ये भी ऑनलाइन टूर्नामेंट था, ये दूसरी जीत थी। और इस ऑनलाइन टूर्नामेंट में भी जो है दूसरी बार मई 2022 में हराया, एक साल बाद, है ना। तो पहली बार जीते ऑनलाइन, दूसरी बार भी जीते ऑनलाइन, एयरथिंग्स मास्टर्स में, दूसरा चेजेबल मास्टर्स में, और तीसरे की अगर हम बात करें तो भैया अभी जो है वो जीता है, जो ये बताया FTX क्रिप्टो कप मियामी, ये तीसरी बार जीता है। ठीक है। अच्छा, मैग्नस कार्लसन जिनको हराया है तो ये भाई साहब है मैग्नस कार्लसन। इनकी एज जो है वो है 31, 31 साल के हैं, नॉर्वे के रहने वाले हैं और फिलहाल शतरंज के वर्ल्ड चैंपियन हैं। और वर्ल्ड चैंपियन भाई साहब को हमारे प्रज्ञानानंद ने हराया। मैग्नस कार्लसन, ऑल द बेस्ट। बहुत जल्दी ही आपका वर्ल्ड चैंपियन का जो सिंहासन है वो हिलने वाला है, क्योंकि सिंहासन पर डेफिनेटली प्रज्ञानानंद बैठने वाले हैं। इस सिंहासन पर कभी विश्वनाथन आनंद भी बैठ चुके हैं, क्लियर है। विश्वनाथन आनंद की तरह ये भी बड़े अग्रसर हो रहे हैं, मैग्नस कार्लसन को टक्कर दे रहे हैं। चलिए अगली जो खबर है उस पर बात करते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल फॉर इनवाइटिंग नॉमिनेशन। अब ये राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल क्या है भैया? तो आपको बता दूं कि किसी को भी अगर सरकार पुरस्कार देना चाहती है तो अभी तक एक कमेटी बनती थी, नामों के प्रपोजल आते थे, उस पर कमेटी चर्चा करती थी और फिर अवार्ड देती थी। लेकिन भैया अब सीधा सीधा जन भागीदारी से यह काम किया जाएगा। जनता से सजेशन मांगे जाएंगे कि भैया फला फला पुरस्कार हैं, आपके हिसाब से किसको मिलने चाहिए। जनता जिसे बोलेगी, फिर कमेटी जो है उस पर बैठेगी और फिर पूरी चर्चा से और जनता को बताया जाएगा कि क्या क्राइटेरिया है, किस आधार पर चुना है, किस आधार पर चुना जाएगा, पहले कितने लोगों ने पुरस्कार जीते हैं, आगे क्या संभावना है, क्या नियम है, क्या कानून है। ये सब पुरस्कारों से संबंधित जितने भी डिपार्टमेंट्स के अलग अलग पुरस्कार हैं उनका एक कॉमन पोर्टल बनाया गया, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। यूनियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल टू ब्रिंग टुगेदर ऑल अवार्ड्स फॉर वेरियस मिनिस्ट्रीज। अलग अलग मंत्रालयों और विभागों और एजेंसियों के सभी पुरस्कारों को एक साथ लाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया, जिसे बोला गया नेशनल या राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल या नेशनल अवार्ड पोर्टल। ठीक है, तो राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल किससे संबंधित? तो आप बोलोगे कि सारी मिनिस्ट्रीज के जितने भी अवार्ड्स हैं उनको कंबाइन करने के लिए सरकार ने शुरू किया। आगे इसके बारे में और क्या जानकारी हमें मिलती है? तो हमें जानकारी मिलती है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल विल मेक श्योर दैट ऑल द अवार्ड्स आर अंडर वन प्लेटफॉर्म टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। देखिए, पारदर्शिता लाने मतलब ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, पक्षपात ना हो, पब्लिक पार्टनरशिप मतलब जन भागीदारी भी होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? जनता की भागीदारी बराबर होनी चाहिए पुरस्कारों में। वो किसको चाहते हैं, किसको वो सक्षम समझते हैं, उपयुक्त समझते हैं पुरस्कार के लिए। तो सारे सजेशंस जो हैं वो मांगे जाएंगे जनता से ही इस पोर्टल पर,
सभी पुरस्कारों के लिए। The portal allows every citizen and organization to nominate individuals। पहली बात तो ये कि कोई भी संस्था या व्यक्ति किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं कि साहब हमारे पिताजी को पद्मश्री दे दो, या हमारी माताजी को पद्म विभूषण दे दो, या हमें भारत रत्न दे दो। मतलब यह कि खुद को किसी को भी नॉमिनेट किया जा सकता है कि हमारी तरफ से ये है, या आपको लग रहा है कि किसी खिलाड़ी ने बहुत अच्छा किया है, समाज सेवक ने बहुत अच्छा काम किया है, तो राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर आप उसका नाम नॉमिनेट कर सकते हैं पुरस्कार के लिए, है ना। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि जन भागीदारी से जो है अब पुरस्कार दिए जाएंगे, है ना, इस पोर्टल के तहत। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल is the first of its kind in the history of India to provide information about all awards to the public on a single digital platform। मतलब ये कि राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल ये अपने आप में पहली पहल है, पहली बार है भारत में कि सभी पुरस्कारों से संबंधित जानकारी जनता के साथ शेयर की जाएगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जनता को सभी पुरस्कारों में जानकारी जो है वो दी जाएगी, सभी पुरस्कारों के बारे में। तो ये जो है वो पहली बार हो रहा है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से। अच्छा, जानकारी में क्या क्या बोलेंगे, तो सबसे पहले बताएंगे क्राइटेरिया। मतलब ये कि वो अवार्ड देने का क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, कैसे अवार्ड के लिए सिलेक्ट करेंगे, डिटेल जो है पास्ट अवार्ड, मतलब पहले किन किन ने अवार्ड जीते हैं, कैसे जीते हैं, किन कारणों से जीते हैं, वो सब डिटेल इसमें दी जाएगी। द पोर्टल इज वेरी सिंपल एंड यूजर फ्रेंडली। ये पोर्टल जो है वो बहुत ही सरल है और उपयोगकर्ता के अनुकूल है, यूजर फ्रेंडली है ना, और जो भारत के सभी नागरिकों को इनेबल्स ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशन टू इंटरैक्ट विद द नॉमिनेट इंडिविजुअल्स विद इट एंड नॉमिनेट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब ये कि ये भारत के सभी नागरिकों को और संगठनों को के साथ जो है पोर्टल पर बातचीत करने का जो है, या सरकार के साथ बातचीत करने का मौका देता है, और साथ साथ में व्यक्तियों और संगठनों को नॉमिनेट करने का भी अधिकार लोगों को दिया जाएगा राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के तहत। क्लियर है? अब बात करते हैं प्रेजेंट में राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल में क्या क्या जानकारी अवेलेबल रहेगी। तो लास्ट डेट इसमें बताई गई है। अब वो लास्ट डेट किस किस चीज की बताई गई, तो सबसे पहले अगर पद्मश्री पुरस्कार के लिए किसी को नॉमिनेट करना चाहते हो तो लास्ट डेट है 15 सितंबर 2022 पद्मश्री के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन फॉरेस्ट्री, है ना, नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन फॉरेस्ट्री, इसकी जो लास्ट डेट है वो क्या है 30 सितंबर तक जो है इसके लिए नॉमिनेट कीजिए आप। फिर इसके बाद अगला जो अवार्ड है वो है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023, इसकी लास्ट डेट क्या है 31 अगस्त 2022। मतलब सबसे जो क्लोज है वो है भाई साहब सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। इसके लिए नॉमिनेशन जो है 31 अगस्त तक ही है बस, मतलब बस कुछ दिन और बचे हैं। आप अगर किसी का नाम नॉमिनेट करते हैं कि भैया आपदा के समय में, बाढ़ आने के समय में राहत कार्य जो है इन्होंने बहुत अच्छा किया है ना, या किसी भी तरह से जो है आपदा के समय मदद की, डिजास्टर मैनेजमेंट का काम जो है बहुत अच्छे से किया, या नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड इन फॉरेस्ट्री, इसके लिए 30 सितंबर की डेट आपके पास है, और पद्मश्री के लिए तो पद्म पुरस्कारों के लिए 15 सितंबर तक की डेट आपके पास है। तो ये सब जानकारियां अब आपको एक ही पोर्टल पर मिलती रहेंगी, ये बहुत अच्छी बात है। इज दैट क्लियर? राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। हो हरियाली वाली कार, तो भैया देखो ऐसा है, भारत का पहला ईवी इकोसिस्टम है ना, पारिस्थितिकी तंत्र है ना। अब यहां पर HDFC हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट वन स्टॉप सॉल्यूशन पोर्टल। HDFC ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, और ये सिर्फ किसके लिए है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एक इकोसिस्टम बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए एक माहौल बनाने के लिए, पॉजिटिव माहौल बनाने के लिए HDFC ने इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भारत का पहला वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑल थिंग्स ईवी,
है ना, आपसे पूछाएगा कि एचडीएफसी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है उनकी बिक्री बढ़ाने के लिए, उसके लिए एक माहौल बनाने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया, तो आप बताओगे ऑल थिंग्स ईवी। नाम क्या है उसका, ऑल थिंग्स ईवी। ऑल थिंग्स ईवी, इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिली जाएगी, सारी सुविधा जो है दी जाएगी बैंक के द्वारा। और ये बैंक किसने, मतलब ये जो ऑल थिंग्स ईवी है कौन लेके आया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, एचडीएफसी, है ना, ये आप याद रखेंगे। एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है ना, आपको बता दें जो एचडीएफसी ने शुरू किया है, तो एचडीएफसी अर्गो जो है वो क्या है, एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, विच इज अ लीडिंग प्राइवेट सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी, हैज क्लेम्ड दैट ऑल थिंग्स ईवी फुलफिल्स द नीड्स ऑफ एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ईवी यूजर्स। मतलब ये कि सिंपल सी बात है, ऑल थिंग्स ईवीज जो है वो उन सब की मदद करेगा जिनके पास अभी जो है वो इलेक्ट्रिक कार है या वो फ्यूचर में जो इलेक्ट्रिक कार खरीद सकते हैं, ऐसे ग्राहकों की मदद करेगा पोर्टल जिसका नाम क्या है, ऑल थिंग्स ईवी। इस पर वो सारी जानकारी जो है वो हासिल कर सकते हैं ऑल थिंग्स ईवी पर। जो अभी मौजूदा कस्टमर हैं और जो संभावित कस्टमर हैं इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के, उन दोनों की हेल्प जो है वो की जाएगी ऑल थिंग्स ईवी नाम के पोर्टल से। तो ये अच्छी बात है। All things EV will create awareness among the people and increase potential customer awareness। मतलब ये कि ऑल थिंग्स EVs जो है, सबसे पहली बात तो ये है कि लोगों में जागरूकता पैदा करेगी, और दूसरी बात जो संभावित कस्टमर है ना, जो कार खरीदने का सोच रहे हैं लेकिन कब इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने से डरते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग जो है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने से कतराते हैं, उनकी जागरूकता, उनकी जानकारी बढ़ाएगा भाई साहब ये पोर्टल। और पोर्टल का नाम क्या है, ऑल थिंग्स ईवी। अच्छा, उसके बाद फिर बात करें तो अवेयरनेस अबाउट यूजिंग ग्रीन टेक्नोलॉजी ओवर द कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी। मतलब ये कि इसके सीधा सीधा ये है कि ऑल थिंग्स ईवी की वजह से या इस पोर्टल की वजह से पारंपरिक तकनीक की जगह हरित प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में जागरूकता फैलेगी और लोग जो है ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए भी काम करेंगे। चार्जिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी जो है वो बढ़ रहा है उसकी वजह से। मतलब ये कि अब जो है जो भी कहते हैं कि प्राइस रेंज है उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल अवेलेबल हो गए हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक मॉडल्स है ना, इलेक्ट्रिक मॉडल जो अवेलेबल हो गए उसकी वजह से अब चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी कहीं ना कहीं अब इंप्रूव हो रहा है, सुधर रहा है। जगह जगह जो है चार्जिंग स्टेशंस लगाए जा रहे हैं ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो चार्ज किए जा सके। ओके, हाँ, हरियाणा गर्ल क्रिएट्स हिस्ट्री। हरियाणा की ये बिटिया है जिसने इतिहास रचा है, नाम है अंतिम पंघाल। मैंने जो है छोटी सी जानकारी आप तक जरूर भेजी थी अंतिम पंघाल की, आपको मिली होगी है ना, स्टोरी और शॉर्ट्स के जरिए, है ना। दोस्तों शॉर्ट्स भी आप जरूर देखते रहिए, उसमें भी जो है काफी सारी इंफॉर्मेशन हम आपको सेंड करते हैं, है ना। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट डेज की जानकारी इसमें देता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट घटना अगर घटती तो वो बताता हूं। स्टोरीज में मैं बताता हूं कि आने वाले वीडियोस कौन से आने वाली, हमारी एक्टिविटी क्या है। तो आप स्टोरीज और शॉर्ट्स पर भी नजर बनाए रखा कीजिए। अंतिम पंघाल जो है वो हरियाणा की बेटी है, हिसार की रहने वाली है, इंडिया फर्स्ट एवर अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियन बन गई है। मतलब यह है कि अंडर 20 रेसलिंग में विश्व चैंपियन भारत की पहली नाम है अंतिम पंघाल। अच्छा, अंतिम पंघाल की जो उम्र है वो कितनी है, 17 साल की है, हरियाणा की रहने वाली है और कजाकिस्तान की खिलाड़ी को हराया है ना। एटलिन नाम की जो खिलाड़ी है कजाकिस्तान की, उनको हराया, एटलिन शगायेवा को हराया है किसने, अंतिम पंघाल ने। अंतिम पंघाल के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं कि इनका नाम अंतिम इसलिए रखा गया क्योंकि ये 4 बहनों के बाद 5वीं बेटी है जिन्होंने जन्म लिया था। माँ बाप अब ये चाहते थे कि आगे और बेटी ना हो, इसलिए इनका नाम रख दिया अंतिम। तो भैया ये अंतिम नाम जरूर रहा, लेकिन आज दुनिया में ये प्रथम स्थान पर आ गई है, नंबर 1 पोजीशन पे आ गई है। अंतिम से लेके प्रथम का सफर जो है इन्होंने तय किया है और देश का नाम ऊंचा किया है। क्लियर है। तो आपको यह पूछेगा अगर कोई, तो आप बताएंगे कि भैया एटलिन शगायेवा मतलब कजाकिस्तान की खिलाड़ी को इन्होंने हराया है ना। फिर उसके बाद अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप वाज हेल्ड इन सोफिया बुल्गारिया। एग्जाम में पूछा जाएगा कि भैया अंतिम पंघाल ने ये जो चैंपियनशिप है वो कहां जीती, तो बुल्गारिया की कैपिटल सोफिया में जो है ये चैंपियनशिप उन्होंने जीती है। आप याद रखेंगे, आयोजित की गई है। जर्मन
अमेरी ओलिविया पर 11-0 से जो है वो क्या कहते हैं कि जीत हासिल की थी, और 11-0 से जीत हासिल करने पर शुरुआती जो है जीत इन्हें, पहला मैच इन्होंने 11-0 से जीता था, जो कि जर्मनी की ओलिविया को हराकर जीता था। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा जो है वो कारण था। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि अंतिम पंघाल जो है ये जीत चुकी हैं, और इन्होंने 8-0 से तजाकिस्तान की खिलाड़ी को हराया फाइनल में, और जो शुरुआती मैच है अपना वो जीता था 11-0 से जब इन्होंने जर्मनी की खिलाड़ी को हराया। तो ऑल द बेस्ट अंतिम आने वाले जो है आपके करियर के लिए। अगर 17 साल की उम्र में आप वर्ल्ड चैंपियन बन सकती हैं तो हमें भविष्य साफ नजर आ रहा है। तो दोस्तों ऐसी ही इंफॉर्मेशन के साथ हमारे साथ बने रहिए हर वीडियो में। मैग्नेट ब्रेन्स जो आपको प्रोवाइड कराता है फ्री एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन। अगर आप भी क्वालिटी में विश्वास रखते हैं, अगर आप भी शिक्षा को जो है वो हासिल करना चाहते हैं, वो भी निशुल्क, तो दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ये दोनों चीजें आपको एक साथ दे रहा है, फ्री एजुकेशन भी और क्वालिटी एजुकेशन भी। जो लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़े, मैं उनको बता देता हूं, आप हमारे रेगुलर करंट अफेयर्स की वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, magnetbrains.com पर लॉगिन करना है, और यहां पर ये हमारा वेबसाइट का पेज ओपन होगा। इस पेज पर जाकर आप करंट अफेयर्स पर वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहां पर ये करंट अफेयर्स के सारे जितने भी वीडियोज ओपन हो जाएंगे। लेटेस्ट जो भी वीडियो आप, जैसे ये 18 अगस्त का या 17 अगस्त का वीडियो है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से वीडियो ओपन हो जाएगा, और जैसे ये वीडियो ओपन हो जाएगा तो आप जो है अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। हर दिन जो है आपको करंट अफेयर अवेलेबल होगा, और जैसा कि आप देख ही रहे हैं आजकल हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपके लिए करंट अफेयर्स अवेलेबल है हमारे वीडियोस में। दोस्तों हमारे इस सोशल कॉज में हाथ बटाइए, जी भर के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और मिलते रहिए हर वीडियो में। थैंक यू एवरीवन। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद।